ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो दिखता नहीं, लेकिन जब चलता है तो दुश्मन कांपते हैं। ना कैमरा पकड़ता है, ना मीडिया, फिर भी उसकी चाल पर पाकिस्तान थरथराता है। नाम अजीत डोभाल। और ये है चैप्टर 2 चेंज की वो कहानी जो आपको देशभक्ति के असली मायने समझा देगी। सन 1945 ब्रिटिश राज अपने आखिरी सांसें गिन रहा था। पूरे भारत में आजादी की आंधियां चल रही थीं और उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा कस्बा घेस अपनी ही दुनिया में खोया था। यहाँ एक बच्चे ने आंखें खोली थीं जो बाकी बच्चों की तरह नहीं था। नाम था अजीत डोभाल। घेस छोटा था, लेकिन वहाँ के लोग बड़े हौसलों वाले थे। पतली गलियों, पथरीली सड़कों और मंदिर की घंटियों के बीच बचपन बिता रहा अजीत बाकी बच्चों से अलग था। दूसरे बच्चे गुलेल और पतंगों में खोए रहते, लेकिन अजीत हर वक्त लोगों की बातें गौर से सुनता। उसे ये जानने में दिलचस्पी थी कि कौन किससे क्या छुपा रहा है। वो दूसरों के चेहरे पढ़ना सीख गया था। एक बार गांव में दो परिवारों के बीच जमीन का झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से लाठी डंडे निकल आए। सारे बच्चे डर के मारे घर भाग गए, लेकिन अजीत खड़ा रहा, नजरें टिकाए, पूरी लड़ाई को एक चौकन्ने जासूस की तरह देखता रहा। झगड़ा खत्म होने के बाद उसने दोनों पक्षों की बातें सुनी और पंचायत में जाकर सच बताया। गांव के बुजुर्ग हैरान थे, इतना छोटा बच्चा, लेकिन ऐसी सूझबूझ। उस दिन से लोग उसे मजाक में गुप्तचर कहने लगे, लेकिन किसी को क्या पता था कि यही बच्चा एक दिन भारत का सबसे खतरनाक और चालाक गुप्तचर बनेगा। अजीत की माँ ने हमेशा उसे सिखाया, डर मत, सच मत छोड़ और देश से ऊपर कुछ मत रख। ये सीख उसके खून में बस गई। स्कूल में जब क्लास में कोई बच्चा चोरी करता तो टीचर बिना कुछ पूछे अजीत से जवाब मांगते, क्योंकि उन्हें पता था ये लड़का झूठ नहीं बोलेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, अजीत की आंखों में कुछ चमकने लगा। वो सामान्य किताबें नहीं पढ़ता था, उसे इतिहास, युद्ध और राजनीति में रुचि थी। चाणक्य की नीतियां, नेताजी की रणनीतियां और भगत सिंह की हिम्मत, यही उसके आदर्श बन गए थे। बाकी लड़के फिल्मों में हीरो ढूंढते थे, अजीत असली हीरो ढूंढता था। एक बार एक शिक्षक ने उससे पूछा, क्या बनोगे बड़े होकर? अजीत ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, भारत की ढाल। लोग हंसे। एक गांव का लड़का जिसकी जेब में पैसे नहीं, जो शहर तक कभी गया नहीं, वो भारत की ढाल बनेगा? लेकिन अजीत ने ठान लिया था। उसने मसूरी के एक स्कूल से पढ़ाई पूरी की और फिर अजब गजब इच्छा के साथ अल्मोड़ा के इंटर कॉलेज में एडमिशन लिया। वहां भी उसका झुकाव पढ़ाई से ज्यादा लोगों के व्यवहार, सोच और मनोविज्ञान में था। कॉलेज के हॉस्टल में उसके कमरे की दीवारों पर कोई फिल्मी पोस्टर नहीं थे, वहां नक्शे थे। भारत पाक सीमा, चीन से लगे इलाकों और भारत के आंतरिक इलाकों की गहराई से स्टडी करता रहता। और फिर आया वो मोड़। साल 1968 अजीत डोभाल ने यूपीएससी का एग्जाम दिया। परीक्षा में बैठते वक्त उसके चेहरे पर एक ही बात थी, मुझे आईपीएस नहीं बनना, मुझे भारत की आंख बनना है। वो आंख जो हर अंधेरे में देख सके। वो परीक्षा पास कर गया और बना एक ऐसा पुलिस अफसर जो कानून की किताबें पढ़ने के बजाय सिस्टम के कमजोरियों को पकड़ना पसंद करता था। अफसरों की भीड़ में ये आदमी एकदम अलग था, शांत लेकिन आग की तरह तेज। ये सिर्फ शुरुआत थी। अजीत डोभाल का सफर अब तक सीधा और साफ था। उसे पता था कि वह एक सामान्य पुलिस अफसर नहीं बनने वाला था। उसने जो रास्ता चुना था वह केवल कागजों और फाइलों में छिपे अपराधों को पकड़ने का नहीं था। वह एक ऐसे रास्ते पर था जहां उसे अपने दिमाग, अपनी समझ और अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना था। और वह रास्ता था इंटेलिजेंस और गुप्तचरी का। 1968 में अजीत ने अपनी आईपीएस ट्रेनिंग पूरी की, लेकिन जब उसे तैनाती मिली तो यह कोई सामान्य पुलिस अधिकारी के तौर पर नहीं था। उसे भारत सरकार के स्पेशल ऑपरेशन के लिए एक खुफिया अफसर के तौर पर चुना गया था। अजीत ने ये जान लिया था कि अब उसका काम केवल अपनी कमान में
तैनात पुलिस बल की सुरक्षा करना नहीं था। उसे एक बड़े और खतरनाक मिशन पर जाना था, जो देश की सुरक्षा से जुड़ा था। अजीत का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण मिशन 1971 के भारत-पाक युद्ध के समय शुरू हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले इस युद्ध के लिए अजीत को रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में काम करने का अवसर मिला। रॉ उस समय भारत की एकमात्र खुफिया एजेंसी थी, जिसे विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय खुफिया जानकारी एकत्र करने और पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी करने के लिए तैयार किया गया था। अजीत को इस एजेंसी में अपनी सेवाएं देने का मौका मिला और उसके बाद उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। ये वह समय था जब उसने अपनी रणनीति, समझ और मानसिक दृढ़ता को साबित करना शुरू किया। मीडिया और समाज में उसकी पहचान के बाद उसे एक गुप्त मिशन पर पाकिस्तान भेजा गया। वहां की हालत जटिल थी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कई गुप्त और खतरनाक सैन्य और राजनीतिक गतिविधियां चल रही थी। अजीत को वहां न केवल पाकिस्तानी जासूसों की गतिविधियां ट्रैक करनी थी, बल्कि भारतीय सैनिकों के लिए जानकारियां भी जुटानी थी, ताकि युद्ध में कोई भी अप्रत्याशित घटनाएं न हों। अजीत का पहला बड़ा मिशन पाकिस्तान में। एक रात जब पाकिस्तान की सीमा के पास भारतीय सीमा की सुरक्षा की जा रही थी, अजीत ने पाकिस्तान में घुसने के लिए एक बिल्कुल अलग तरीका अपनाया। बिना किसी वर्दी और बिना किसी पहचान के वो पाकिस्तानी सीमा में घुस गया और वहां के स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाई। उसने किसी का ध्यान नहीं खींचा, बल्कि अपनी उपस्थिति से पूरी तरह से छिपते हुए पाकिस्तान की सैन्य गतिविधियों की सटीक जानकारी जुटाई। वहां से मिले तथ्यों ने भारत को पाकिस्तान के मंसूबों को समझने में मदद की और भारत के सैन्य रणनीतिकारों को एक कदम आगे बढ़ने का मौका मिला। अजीत की ये चुपके से की गई जासूसी न केवल भारतीय आर्मी के लिए, बल्कि भारत की सुरक्षा के लिए भी मील का पत्थर साबित हुई। उसके बाद अजीत की पहचान सिर्फ एक अधिकारी की नहीं, बल्कि एक रणनीतिकार और मास्टर प्लानर के रूप में बन गई। रॉ में अजीत डोभाल के कार्यशैली ने उसे एक लेजेंड बना दिया। उसकी खुफिया जानकारी, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और पाकिस्तान में उसकी भूमिका ने उसे भारतीय खुफिया दुनिया का स्टार बना दिया। लेकिन वह केवल यहीं पर नहीं रुका। अजीत डोभाल का दृष्टिकोण न केवल भारत की सीमाओं के भीतर, बल्कि विदेशों में भी खतरों से निपटने के लिए तैयार था। जब भी कहीं किसी खतरे का एहसास हुआ, वो वहां अपनी रणनीति और चुपके से की गई कार्रवाई के साथ पहुंच जाता। धीरे धीरे अजीत की खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के बीच होने लगा। लेकिन अजीत के लिए ये संघर्ष कभी भी आसान नहीं था। हर दिन एक नया खतरा, हर पल एक नया राज। इस खतरनाक खेल में किसी को भी अपना जीवन दांव पर लगाने का साहस नहीं था। लेकिन अजीत डोभाल ने हर कदम पर अपनी सूझबूझ, बलिदान और देश के प्रति अपनी निष्ठा को साबित किया। भारत के लिए उसने कभी भी अपना व्यक्तिगत जीवन नहीं सोचा। उसने देश को अपनी प्राथमिकता बनाया और खुद को कभी भी उन लक्ष्यों से हटा नहीं देखा। अगले दृश्य में अजीत डोभाल का नाम सुनते ही एक अजीब सी धुंधली छवि मन में बनती है। वो किसी छाया की तरह है, जो सब जगह होते हुए भी सामने नहीं आते। एक खुफिया अफसर की तरह, जो भारत के आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रहा था, बिना किसी को इसका एहसास दिलाए। अजीत ने ये सिद्ध कर दिया कि किसी भी सशस्त्र संघर्ष से पहले सबसे महत्वपूर्ण हथियार खुफिया जानकारी होती है, जो दुश्मन को समझने और उसे पराजित करने का पहला कदम है। जब भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ा, तब अजीत डोभाल ने अपनी रणनीति और गुप्त कार्यशैली को एक नई दिशा दी। वो सिर्फ एक जासूस नहीं थे, वो भारत का अदृश्य हथियार बन चुके थे। उनके पास वह जानकारी थी जो दुश्मन तक पहुंचने से पहले ही दुश्मन के इरादों को नष्ट कर देती थी। ये रणनीति इतनी प्रभावी थी कि दुश्मन कई बार पूरी तरह से अनजान हो जाता था, जबकि अजीत पहले ही उसके हर कदम की योजना को जान चुका होता था। अजीत की इस अदृश्य ताकत को दुनिया ने तब देखा, जब भारत ने अपने दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सीरी ब्रिज को अंजाम दिया।
इस ऑपरेशन की सफलता का सबसे बड़ा कारण अजीत डोभाल की खुफिया जानकारी थी, जो उन्होंने पाकिस्तान के विभिन्न इलाकों से जुटाई थी। ये ऑपरेशन पूरी तरह से खुफिया जानकारी और सही रणनीति पर आधारित था, और इसमें अजीत की मुख्य भूमिका थी। इस ऑपरेशन में अजीत ने पाकिस्तान की सीमाओं को पूरी तरह से घेर लिया। इसके साथ ही उसने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के हथियारों और उनकी स्थिति को पूरी तरह से ट्रैक किया, जिससे भारतीय सेना को समय रहते उन पर हमला करने का अवसर मिला। ये हमला इतनी सटीकता से किया गया कि पाकिस्तान को इसके बाद न केवल अपनी सैन्य ताकत को फिर से समेटने में मुश्किलें आईं, बल्कि उन्हें यह एहसास हुआ कि भारत की खुफिया प्रणाली कितनी मजबूत और चुपके से काम कर रही थी। यहाँ अजीत की रणनीति और उनके कार्यशैली का सबसे अहम पहलू था सटीकता। अजीत ने कभी भी किसी भी जासूसी मिशन को अधूरा नहीं छोड़ा, चाहे वह एक छोटी सी जानकारी हो या फिर एक बड़े सैन्य अभियान की योजना। अजीत डोभाल की रणनीति का हमेशा एक ठोस और विचारशील परिणाम होता था। उन्होंने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि उनके द्वारा एकत्र की गई जानकारी सही हो और वह किसी भी गलत फैसले का कारण न बने। ये स्थिति और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम जानते हैं कि अजीत डोभाल कभी भी अपनी रणनीति को सार्वजनिक नहीं करते थे। वो भारत के आंतरिक मामलों में इतनी गहरी जड़ें जमाए हुए थे कि उनकी योजनाओं के बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। उन्होंने हमेशा अपने काम को चुपचाप और प्रभावी तरीके से किया, और उनकी गोपनीयता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। एक बार की बात है जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की योजना बनाई थी। अजीत को पूरी स्थिति का खुफिया आकलन करना था। वह बर्फीले इलाकों में कई दिनों तक घुसे रहे, बिना किसी को ये बताएं कि वह वहां क्या कर रहे हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों से संपर्क किया, उनके खुफिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया और पाकिस्तानी सेना के मूवमेंट को ट्रैक किया। इसकी जानकारी हासिल करने के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर एक ऐसा हमला किया जिसे पाकिस्तान कभी भूल नहीं सका। अजीत डोभाल की रणनीतिक सोच ने उसे भारत के सबसे बड़े खुफिया दिमाग के रूप में स्थापित किया। वह न केवल अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित कर रहे थे, बल्कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की खुफिया ताकत को साबित भी किया। वह केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक अदृश्य ताकत बन गए थे, जो समय समय पर अपनी मौजूदगी का एहसास कराते थे। उनकी खुफिया जानकारी, सूझबूझ और रणनीतिक क्षमता ने भारत को कई बार ऐसी स्थिति से बाहर निकाला जहां और कोई नहीं कर सकता था। अजीत डोभाल ने सिद्ध कर दिया कि खुफिया जानकारी किसी भी युद्ध में सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। यही कारण था कि उन्हें भारत का अदृश्य हथियार कहा जाता था। वह किसी भी परिस्थिति में हमेशा अपनी उपस्थिति महसूस कराते थे, लेकिन कभी खुद सामने नहीं आते थे। अजीत डोभाल के लिए खुफिया जानकारी का मतलब केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं था, बल्कि उसे सटीक तरीके से और सही समय पर उपयोग करना था। उन्होंने दुनिया को ये समझाया कि गुप्तचर दुनिया में जीत सिर्फ उस पर निर्भर नहीं करती कि कितने एजेंट्स आपके पास है या कितनी जासूसी की तकनीक आपके पास है, बल्कि ये इस पर भी निर्भर करती है कि आप अपनी जानकारी को कितने बारीकी से इस्तेमाल करते हैं। उनकी रणनीति हमेशा से ही धैर्य और मंथन पर आधारित रही। जैसे ही अजीत डोभाल ने इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में अपना कार्य शुरू किया, उन्होंने गुप्तचर नेटवर्क को एक नए दृष्टिकोण से देखा। उनका मानना था कि खुफिया जानकारी केवल कागज पर लिखे शब्दों या रेडियो संदेशों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे उस स्थिति के अनुसार फ्लेक्सिबल और प्रैक्टिकल तरीके से लागू किया जाना चाहिए। ये दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। वह जानते थे कि एक गुप्तचर ऑपरेशन को जितना बेहतर तरीके से किया जाएगा, उतना ही दुश्मन की प्रतिक्रिया पर काबू पाया जा सकता है। उन्हें दुश्मन के मानसिक मापदंड को समझने की गहरी समझ थी। वह केवल तकनीकी जानकारी पर निर्भर नहीं रहते थे, बल्कि उन्होंने मानव व्यवहार और सामरिक मनोविज्ञान पर भी ध्यान दिया। जब भारत ने पठानकोट पर हमला हुआ, अजीत डोभाल ने न केवल इसकी प्रतिक्रिया के तौर तरीकों को समझा,
बल्कि उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि पाकिस्तान के आतंकवादी समूह इसका मनोवैज्ञानिक और सामरिक प्रभाव किस तरह से लेंगे। उन्होंने पाकिस्तान के भीतर के आतंकवादियों और सैनिकों के मनोविज्ञान को भी समझने के लिए गुप्त एजेंट्स का जाल फैलाया। उनके इस मनोवैज्ञानिक खेल की वजह से भारत ने पाकिस्तान को न केवल सैन्य बल्कि मानसिक दृष्टिकोण से भी पराजित किया। अजीत डोभाल का गुप्तचर नेटवर्क इतना सशक्त था कि उन्होंने कभी अपने एजेंट्स को सीधे तौर पर सामने नहीं भेजा। इसके बजाय उन्होंने स्थानीय जानकारी को खुफिया सूत्रों से जोड़ने का तरीका निकाला। इन्फॉर्मेंट नेटवर्क के जरिए उन्होंने पाकिस्तान की योजना को तो पहले ही जान लिया था, लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि उन्होंने समय का सही उपयोग किया। अजीत डोभाल की गुप्तचर रणनीतियों ने भारत को कई जासूसी मिशन में सफला किया। उनके द्वारा संचालित गुप्तचर नेटवर्क ने आतंकवादी समूहों और दुश्मन देशों के अभियानों को न केवल विफल किया, बल्कि भारत की सशस्त्र सेनाओं के लिए भी ये एक रणनीतिक विजेता साबित हुआ। जब 2016 में भारत ने उरी हमले के जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला किया, तब अजीत डोभाल का नाम फिर से सामने आया। ये स्ट्राइक पूरी तरह से गुप्तचर नेटवर्क और डोभाल के गहरे विश्लेषण पर आधारित थी। अजीत ने ये सुनिश्चित किया कि इस मिशन के लिए सभी जानकारी सही, समय पर और सटीक रूप से एकत्र की जाए। उनका मानना था कि जानकारी का सही उपयोग ही एक युद्ध को जीतने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। गुप्तचर दुनिया में मास्टर के रूप में उनकी ख्याति और भी गहरी हुई। उन्होंने जासूसी और खुफिया नीति के नए सिद्धांत बनाए, जिन्हें आज भी दुनिया के शीर्ष खुफिया एजेंसियों द्वारा फॉलो किया जाता है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को सुरक्षित रखने में अजीत डोभाल ने न केवल आतंकवादियों और दुश्मन देशों को मात दी, बल्कि भारत को दुनिया के सामने एक ऐसे मूल्यवान खुफिया नेटवर्क के रूप में प्रस्तुत किया जिसे अब सभी सराहते हैं। वह जानते थे कि एक गुप्तचर का असली काम कभी भी सामने नहीं आता, क्योंकि उसका काम होता है वह चीजों को काबू में रखे जो किसी को पता न चले। और यही कारण है कि अजीत डोभाल को गुप्तचर दुनिया का मास्टर कहा गया। कश्मीर, भारत का वह हिस्सा जिसे शांति और युद्ध के बीच की महीन रेखा पर खड़ा किया गया था, अजीत डोभाल के लिए एक चुनौती से कम नहीं था। यह क्षेत्र न केवल भारत पाकिस्तान के बीच एक संवेदनशील सीमा थी, बल्कि ये आतंकवादियों और विदेशी ताकतों के लिए भी एक प्रमुख स्मार्ट टारगेट बन चुका था। यहाँ तक कि कश्मीर समस्या को राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक दृष्टिकोण से सुलझाना एक असंभव सा कार्य बन गया था। लेकिन अजीत डोभाल ने इसे अपनी खुफिया रणनीति और सैन्य विशेषज्ञता के द्वारा सुलझाया। अजीत डोभाल ने कश्मीर की स्थिति को एक गहरी चुनौती के रूप में देखा था। उन्होंने महसूस किया कि कश्मीर की समस्या केवल सैन्य जवाब नहीं है, बल्कि ये एक सांस्कृतिक, राजनीतिक और समाजशास्त्रीय चुनौती भी है। कश्मीर में आतंकी घटनाओं की बढ़ती संख्या और पाकिस्तान की शह पर चल रहे आतंकवादी संगठन भारत की आंतरिक सुरक्षा को बार बार चुनौती दे रहे थे। लेकिन अजीत डोभाल ने शांति स्थापना को अपनी प्राथमिकता में रखा और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था कश्मीर की आंतरिक स्थिति को समझना और उसके बाद पाकिस्तान और आतंकी समूहों की योजनाओं को मात देना। अजीत डोभाल ने सबसे पहले पाकिस्तान की सैन्य रणनीति को समझा। पाकिस्तान हमेशा कश्मीर में आतंकी गतिविधियों और प्रॉक्सी युद्ध के जरिए भारत की स्थिरता को खतरे में डालता रहा था। अजीत डोभाल ने दुनिया भर में फैले आतंकवादी नेटवर्क और उनकी संपर्क गतिविधियों का ट्रैक करना शुरू किया। उन्होंने लोकल इंटेलिजेंस को गहराई से इस्तेमाल किया और सीमांत क्षेत्रों में भी गुप्तचर नेटवर्क को स्थापित किया। उन्होंने पाकिस्तान के भीतर अपने एजेंट्स को भेजकर उनकी आंतरिक स्थितियों का भी अध्ययन किया। डोभाल का मानना था कि केवल पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों तक सीमित होकर काम नहीं किया जा सकता। उन्हें पूरी दुनिया में पाकिस्तान के आतंकी गठबंधन की रणनीतिक समझ की जरूरत थी। इस सब का उद्देश्य कश्मीर में शांति लाने के साथ साथ पाकिस्तान के आतंकवाद को नष्ट करना था। अजीत डोभाल ने पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों के मानसिकता को समझने का तरीका बदल दिया। वह मानते थे कि केवल सैन्य उपायों से कश्मीर में शांति स्थापित नहीं हो सकती।
इसके लिए जरूरी था एक साथ कई मोर्चों पर काम करना। उन्होंने सूचना युद्ध को बढ़ावा दिया, जिससे पाकिस्तान के खिलाफ मनश्चेतना का युद्ध लड़ा जा सके। अजीत डोभाल ने सैन्य और गुप्तचर संस्थाओं के बीच संबंधों को मजबूत किया, जिससे सूचना साझा करने और सही समय पर प्रतिक्रिया देने की प्रणाली सुदृढ़ हो सके। दूसरी ओर, उन्होंने कश्मीर में घेराबंदी और बातचीत की रणनीति भी अपनाई। उन्होंने कश्मीर घाटी के लोकल युवाओं से जुड़ने के लिए कई योजनाएं बनाई, ताकि उन्हें आतंकवाद और पाकिस्तान से होने वाले नुकसानों के बारे में बताया जा सके। उनका मानना था कि कश्मीर में सामाजिक स्थिरता और शांति तभी स्थापित हो सकती है जब लोग आतंकी समूहों से मुंह मोड़ लें और भारत सरकार के साथ मिलकर सुरक्षा में हिस्सा लें। कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान के समूह और उनके सुरक्षात्मक नेटवर्क पर भी डोभाल ने अपनी गहरी नजर बनाई। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी सेना और उनके प्रशिक्षित आतंकवादियों को निशाना बनाया। ये शक्ति और रणनीति का मिश्रण था, जो पाकिस्तान को एक जवाब देने के लिए मजबूर कर रहा था और भारत की सैन्य शक्ति और खुफिया नेटवर्क को विश्व स्तर पर एक नई पहचान दिला रहा था। उनका सबसे बड़ा योगदान ये था कि कश्मीर में आतंकवाद का मुकाबला करते हुए उन्होंने पाकिस्तान को ये संदेश दिया कि भारत अब केवल संवेदनशील नहीं बल्कि जवाबदेह है। अजीत डोभाल के इस गहरे और दूरदर्शी दृष्टिकोण ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को एक नई दिशा दी। पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में उनका रणनीतिक कौशल और गुप्तचर नेटवर्क इतनी प्रभावी थी कि अब कश्मीर में स्थिति स्थिर और नियंत्रित होने लगी। उनकी आंतरिक सुरक्षा नीतियों ने न केवल कश्मीर बल्कि पूरी भारत की सुरक्षा नीति को मजबूत किया, और यही वजह थी कि वह भारत के अदृश्य हथियार बने, जिन्होंने कश्मीर की सीमा से लेकर पाकिस्तान के हर आतंकी मंसूबे को नाकाम कर दिया। अजीत डोभाल का गुप्तचर मिशन और पाकिस्तान से जुड़ी उनकी योजनाओं के बारे में गहरी समझ ने भारत को आतंकी घटनाओं और युद्धों से बचाया और उसे आधुनिक समय के सबसे शक्तिशाली देशों में शामिल कर दिया। भारत की रक्षा की सबसे बड़ी जरूरत तब महसूस हुई जब देश को बाहरी और आंतरिक दोनों तरह के खतरे महसूस होने लगे। पाकिस्तान से शुरू हुई आतंकी गतिविधियां, चीन से जुड़ी रणनीतिक चुनौतियां और आंतरिक असंतोष, इन सब ने भारत को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर किया। ऐसे समय में अजीत डोभाल ने अपनी रणनीतिक सोच, गुप्तचर अनुभव और दूरदर्शिता से भारत को एक नई ताकत दी और वो सही मायनों में भारत की रक्षा के सबसे बड़े नायक बन गए। अजीत डोभाल का दृष्टिकोण हमेशा आतंकी हमलों और सीमाओं पर संभावित खतरों को न केवल सैन्य तरीके से बल्कि एक सामरिक मानसिकता के साथ नष्ट करना था। उन्होंने हाइब्रिड युद्ध और सूचना युद्ध के महत्व को समझा और इसे भारत की रक्षा रणनीति में शामिल किया। उनके द्वारा शुरू की गई खुफिया कार्रवाई और सर्जिकल स्ट्राइक जैसी योजनाएं ने न केवल भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया, बल्कि पाकिस्तान और अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ा। भारत की सुरक्षा के लिए अजीत डोभाल ने जो सबसे बड़ी बात कही थी, वह यह थी कि सुरक्षा केवल सैन्य ताकत से नहीं, बल्कि सही समय पर सही जानकारी से संभव है। यही कारण था कि उन्होंने आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गहरी खुफिया नेटवर्किंग और समान विचारधारा वाले सहयोगी देशों के साथ सामरिक गठजोड़ पर ध्यान केंद्रित किया। इसके जरिए उन्होंने भारत के भीतर हर प्रकार की आतंकी गतिविधियों और विदेशी हस्तक्षेप को समय रहते नष्ट किया। अजीत डोभाल की एक और महत्वपूर्ण रणनीति थी सीमाओं पर चौकसी बढ़ाना और किसी भी बाहरी खतरे से निपटने के लिए सही समय पर सैन्य तैयारी करना। उन्होंने भारतीय सेना और गुप्तचर एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनका मानना था कि सैन्य शक्ति और गुप्तचर नेटवर्क के बीच समन्वय सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि एक खुफिया जानकारी ही आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करती है। उनकी रणनीतियां भारत के प्रतिद्वंद्वियों के लिए एक कड़ा संदेश थी। अजीत डोभाल ने मुलायम रणनीतियों के साथ साथ सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कठोर कदम उठाए, जिससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त नायक के रूप में स्थापित किया।
उनके द्वारा भारत के आतंकी समूहों और पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला करने की योजनाएं सटीक और प्रभावी रही, जिससे पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश मिला कि अब भारत सिर्फ अपनी सीमा के भीतर सुरक्षित नहीं बल्कि बाहर भी प्रतिक्रिया दे सकता है। अजीत डोभाल ने भारत के विदेशी रणनीतिक संबंधों में भी एक नया मोड़ लाया। उन्होंने शरीर के भीतर की राजनीति और बाहर की रणनीति को जोड़ते हुए राजनयिक युद्ध की तरह काम किया। वह भारत को वैश्विक मंच पर एक मजबूत शक्ति के रूप में पेश करने में सफल रहे। उन्होंने भारत की सामरिक स्थिति को विश्व स्तर पर सुदृढ़ किया और सुरक्षा पर एक गहरी सोच को जगह दी। वो मंचों पर नहीं बोलते, लेकिन उनकी एक चाल पाकिस्तान की पूरी पॉलिसी बदल देती है। अजीत डोभाल कोई नाम नहीं, वो भारत का अदृश्य कवच है, और जब तक ऐसे सिपाही जिंदा है, भारत कोई भी लड़ाई हार नहीं सकता। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैप्टर 2 चेंज को, क्योंकि यहाँ हर कहानी बदलती है सोच के साथ।